तो बच्चों देखो, टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 10th के क्लास के बेसिक से। बल्कि तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं भाई प्रायिकता, संभावना, यानी कि किसी के काम के होने के चांस। ठीक है ना। तो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब प्रोबेबिलिटी को वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में आता है भाई बच्चों एक्सपेरिमेंट आता है सबसे पहले। देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं है जो साइंस में करते हो आप। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट एन एक्शन विच हैज़ ए डिफाइंड आउटकम। एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है एन एक्शन विच हैज़ ए डिफाइंड आउटकम, एक ऐसा एक्शन जिसका आउटकम डिफाइंड हो। ठीक है ना, परिभाषित हो, यानी कि पहले से पता हो कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो उसके ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। थ्रोइंग ए डाई, डाई को थ्रो करोगे तो डाई आपने देखी होगी, उसके 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 मार्क किया जाता है उनके ऊपर। तो उनमें से कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में से। ठीक है ना। प्लेइंग कार्ड हैं, जैसे 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, तो 52 में से कोई भी एक कार्ड निकल कर आ सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है इसमें सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे उसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा, जो 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 वहाँ पर आएगा, यानी कि जैसे टॉसिंग ए कॉइन करेंगे अगर, यानी कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, हेड एंड टेल। तो यही क्या है बच्चों, सैंपल स्पेस। फिर जैसे एक डाई थ्रो करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इनको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है ना। जैसे प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड में से कोई भी एक कार्ड निकालेंगे तो उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, 52। आया समझ में। तो ये होता है सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है भाई बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट्स। इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। यानी कि जैसे आपने एक डाई को थ्रो किया तो उसके सैंपल स्पेस में एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से अगर मैं कोई एक यहाँ से ले लेता हूँ, कोई टुकड़ा उठा लेता हूँ, यानी कि इसके एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट, या एक भी एलिमेंट ना लूँ तो उसको भी इवेंट ही बोलते हैं, एम्प्टी इवेंट हो जाएगा, नल इवेंट। तो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट या एक से कम एलिमेंट ले लूँ मैं, तो वो इसका क्या कहलाएगा, इवेंट। ये जो ए है वो सैंपल स्पेस का क्या हो गया, सबसेट, देयरफॉर दिस इज इवेंट। तो सिंपली इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। बस बच्चों यही प्रोबेबिलिटी का बेसिक है। और इसके बाद सीधी सीधी क्या आ जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होगी बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट ए लिख देता हूं मैं, उस इवेंट को ए ऐड कर लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस। ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि उस इवेंट में टोटल एलिमेंट और डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट। जैसे कि आपने एक डाई को थ्रो किया, डाई का सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। ये सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं हम, करली ब्रैकेट में बंद करते हैं, क्योंकि ये भी एक सेट होता है। उसके बाद फिर है इसमें हमारे को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए इवन नंबर की। तो इवन नंबर होते हैं बच्चों 2 4 6। वैसे तो इवन और भी ज़्यादा होते हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, लेकिन इसमें से इवन नंबर जो होंगे वो इवन नंबर काउंट किए जाएंगे यहाँ पर, सैंपल स्पेस वाले इवन नंबर। तो अब नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस क्या आ गया, 3/6, यानी कि 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी का बेसिक इतना बड़ा क्यों है, वो है इसके कारण, क्योंकि इवेंट जो हैं वो इवेंट कई तरह के होते हैं भाई। ठीक है ना। तो वो सारे इवेंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से। तो इवेंट की टाइप लिखवा देता हूं मैं। देखो, सबसे फर्स्ट टाइप जो है, पहली टाइप, वो है नल इवेंट।
इम्पॉसिबल इवेंट और अनसर्टेन इवेंट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। सेकंड है श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, और नेक्स्ट है भाई सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि होते क्या हैं ये, सिंपल और एलिमेंट्री। और नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट, और नेक्स्ट है भाई बच्चों कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट है फेवरेबल केसेस और फेवरेबल इवेंट भी बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और नेक्स्ट है डिपेंडेंट इवेंट्स, और नेक्स्ट है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट, और नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है ना। ये इवेंट होते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, देखो इनको एक्सप्लेन करना, साथ में कोई अगर छूट गया हुआ तो वो भी आ जाएगा याद लास्ट में। तो बच्चों सबसे पहले है नल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, अनसर्टेन इवेंट। नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि ऐसा इवेंट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जो एम्प्टी हो बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे कि एक डाई थ्रो कर दिया आपने और उसके ऊपर हेड आ जाए, डाई में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, और उसके ऊपर हेड आ जाए, ए इवेंट हो गया हेड का, हेड आ जाए तो हेड तो कभी आएगा नहीं डाई के ऊपर, तो ए क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमेशा 0, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप जानते हो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ए तो क्या हो गया यहाँ पर 0 और नंबर ऑफ एस क्या है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है 0, इसलिए इसको नल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, अनसर्टेन इवेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है वो भी नाम से ही डिफाइन होने लग रहा है, नेक्स्ट है श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट यानी कि पक्का इवेंट, जैसे कि एक कॉइन टॉस कर दिया मैंने तो उसके ऊपर हेड और टेल आ जाए, तो इवेंट है मेरा हेड या टेल आ जाए उसके ऊपर, तो ऐसा ही होगा। देखो एक कॉइन टॉस करेंगे या तो उसके ऊपर हेड आएगा या उसके ऊपर टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो श्योर इवेंट उसको बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो हमेशा 1, सर्टेन इवेंट भी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसमें एलिमेंट केवल सिंगल हो, सिंगल एलिमेंट हो बच्चों, ठीक है ना। जैसे डाई थ्रो कर दिया आपने तो डाई के सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल इवेंट क्या बनेंगे इसके, जैसे कि ये बन गया इसका सिंपल इवेंट, ये बन गया इसका सिंपल इवेंट, जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना। थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड इवेंट है फिलहाल, ये कंपाउंड इवेंट है फिलहाल। एक से ज़्यादा एलिमेंट जिसमें हो उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना।
एक से ज़्यादा एलिमेंट हों उसको बोला जाता है कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट इवेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मैं पूरे इवेंट्स जो जितने भी हैं ये उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इसको मानता हूँ देखो, क्योंकि इसका यूज़ हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए करते हैं। कॉम्प्लीमेंट इवेंट, कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स क्या होता है बच्चों, देखो दो इवेंट को भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बोला जा सकता है और एक इवेंट को भी एक कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। देखो किस तरीके से, जैसे सैंपल स्पेस है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ए इवेंट हो गया आपका 2 4 6, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो ऐसे डिनोट कर सकते हो या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हो आप ए डैश, या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हो आप ए सी। ये क्या आ जाएगा बच्चों, ए के सैंपल स्पेस में से एक एलिमेंट कट कर दीजिए आप, बचा हुआ क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इस कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना। हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, 1 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, वो ऑलवेज क्या होती है, 1 के इक्वल, ठीक है ना। इन दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन भी नहीं होता। ए इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होता है, एम्प्टी, यानी कि कोई भी दो सेट जो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता बच्चों। फेवरेबल केसेस, देखो फेवरेबल केसेस या फेवरेबल इवेंट क्या होते हैं, देखो जैसे कि एक थैला है उसमें रेड बॉल हैं 5 और ब्लैक बॉल हैं उसमें 6, तो रेड के फेवरेबल केसेस कितने यहाँ पर 5 और ब्लैक के फेवरेबल कितने यहाँ पर 6, ठीक है ना। तो ये होता है फेवरेबल केसेस, यानी कि उसकी संख्या सैंपल स्पेस में कितनी है। फेवरेबल केसेस ऑफ रेड क्या है 5, फेवरेबल केसेस ऑफ ब्लैक क्या है 6, ठीक है ना। एक इवेंट और याद आ गया मेरे को, देखो एक इवेंट और याद आ गया बच्चों, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है ना। इक्वली लाइकली इवेंट्स बोल सकते हो आप इसको, या यानी कि एक से ज़्यादा इवेंट होते हैं, इस पर आएंगे जब बात करेंगे भाई। फेवरेबल केसेस हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बारी आ गई। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट, एक इवेंट को इंडिपेंडेंट नहीं बोला जाता, एक से ज़्यादा इवेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे पर डिपेंड ना हो बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे कि भाई ये कोई थैला है, इसमें रेड बॉल क्या है 5 और ब्लैक बॉल क्या है इसमें 6। तो जैसे इसमें से हमने 2 बॉल निकालनी है, तो पहली बॉल रेड निकालनी है, दूसरी बॉल ब्लैक निकालनी है, ठीक है ना। तो पहली बॉल रेड निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आप जानते हो 5/11 हो जाएगी। अब दूसरी बॉल निकालनी है हमने ब्लैक, तो ब्लैक निकालने से पहले ये देखा जाएगा कि जो रेड निकाली थी वो वापस रख दी या बाहर फेंक दी हमने, ठीक है ना। उनको विदाउट और विद रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। अगर आपने जो रेड निकाली है वो निकाल कर देख कर वापस इसमें रख दी, अब फिर आप ब्लैक निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक की ये हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा केस है, ये तो कौन सा केस है, विद रिप्लेसमेंट का केस। विद रिप्लेसमेंट यानी कि आपने पहली बॉल निकाली और वो वापस रख के फिर दूसरी बॉल निकाली। नेक्स्ट केस है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। इसमें क्या किया आपने, जो पहली बॉल निकाली थी वो बॉल निकाल कर बाहर फेंक दिया आपने। जैसे पहली बॉल आपने निकाली थी रेड, वो निकाल कर बाहर फेंक दी, प्रोबेबिलिटी तो उसकी यही आएगी, पहली बॉल की तो सेम रहेगी। लेकिन अब आप दूसरी बॉल निकालने चलोगे, उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, देखो B/R, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन R इज ऑलरेडी अकर्ड। तो भाई रेड पहले जा चुकी तो एक रेड कम हो गई इसमें, तो टोटल भी कितनी रह जाएंगी, अब 10 रह जाएंगी, एक रेड जा चुकी। तो अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों, 6/10। तो ये तो डिपेंडेंट का केस है और ये इंडिपेंडेंट का केस है। देखो यहाँ पर रेड की और ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, यानी कि रेड का आना ब्लैक पर डिपेंड नहीं, ब्लैक का आना रेड पर डिपेंड नहीं।
यहाँ पर जो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है वो रेड पर डिपेंड होगी। देखो वैसे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालते हम तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है उसकी 6/11, लेकिन एक रेड निकाल कर फिर हमने ब्लैक निकाली तो देखो डिपेंड हो गई उसके ऊपर, रेड के ऊपर, तो ये क्या होगा डिपेंडेंट केस। ठीक है ना। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट ये होते हैं बच्चों। इंडिपेंडेंट की एक कंडीशन भी होती है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। ये इंडिपेंडेंट की एक कंडीशन होती है। अगर कोई भी दो इवेंट इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है ना। और डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो निकालेंगे, पहली बोल तो एज इट इज़ निकल जाएगी, दूसरी निकालने से पहले पहली के नीचे ओब्लिक में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ओब्लिक लगा कर ए लिखना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये होगा कि ए तो आ चुकी, फिर ब्लैक निकाल लिया आपने। ये डिपेंडेंट का केस हो गया, ये इंडिपेंडेंट का केस हो गया। नेक्स्ट है वही बच्चों यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो चुका, फेवरेबल हो चुका। ये जो तीन बचे हुए हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों। ठीक है ना। इनसे पहले मैं ये करवा देता हूँ इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक डाई है, डाई को थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। ठीक है ना। इक्वली लाइकली केसेज हैं ये। कैसे, जैसे कि 1 आने के चांस कितने हैं इसके अंदर, 1 आने के चांस भी 1/6, और सबसे बड़ा जो नंबर है 6 उसके भी चांस कितने, 1/6। यानी कि प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके आने के चांस क्या हो गए, 1/6 1/6 1/6। जैसे कि आप प्लेइंग कार्ड है आपके पास, तो प्लेइंग कार्ड में आप कोई भी कार्ड निकालते हो, बेशक से आप किंग निकाल लो, किंग को सबसे बड़ा माना जाता है वहाँ पर, ए स्कोर किंग को, तो उसके भी चांस कितने होंगे, 1/52। तो इस तरह के केसेस क्या होते हैं, इक्वली लाइकली। नॉन इक्वली लाइकली इवेंट और लिख लो आप अपने ऑप्शन में, ये सीरियल नंबर में नॉन इक्वली लाइकली। ठीक है ना, लिख लेना नॉन इक्वली लाइकली। नॉन इक्वली लाइकली यानी कि जो इक्वली लाइकली नहीं होते। वो कैसे नहीं होते, देखो जैसे कोई टिकट है आपके पास, कोई नंबर है 1 1 1 2 3 4 5, ये नंबर हैं जैसे आपके पास, तो 1 के चांस आने के क्या हो गए इसमें से, 3/7, क्योंकि 1 इसमें कितना है 3 टाइम्स है और टोटल कितने 7, तो 1 के चांस देखो 3/7 हो गए, 2 के चांस कितने हो गए 1/7, और 4 के चांस एक बार और 4 लिख देता हूँ, देखो 4 के चांस कितने हो गए, अब 8 आ जाएगा नीचे, तो 4 के चांस कितने हो गए आने के, देखो 4 के चांस हो गए 2/8। अब ये हैं जो बच्चों, ये इक्वली लाइकली में नहीं आते, ये नॉन इक्वली लाइकली में आएंगे, क्योंकि सबके चांस बराबर के नहीं हुए, सबके डिफरेंट हुए। देखो इसके 1 के आने के चांस 3/8 हो गए, इसके आने का 2 के आने का 1/8 हो गया, 4 का आने का 2/8 हो गया, तो ये नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स में आएंगे। ठीक है ना। अब लास्ट के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना आप, इनको इरेज कर देता हूँ मैं इस लास्ट वाले को। तो जैसे कि आपने एक डाई थ्रो कर दी, सभी के लिए एक डाई थ्रो कर दी मैंने, तीनों केसेस के लिए, तीनों का सैंपल स्पेस यही ले लिया मैंने। ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को एक्सप्लेन करूँगा। ए इवेंट मेरे पास है 1 2 और बी इवेंट मेरे पास है 3 4, और भी ले लीजिए चाहे 5। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो यानी कि नल सेट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं उनमें, ए इंटरसेक्शन बी में 0, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसकी 0, तो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाता है। देखो नाम से डिफाइंड है, म्यूचुअली आपस में, एक्सक्लूसिव अलग अलग। ठीक है ना। जैसे गारमेंट्स की दुकान पर आप जाते हो, थैली होते हैं, जो थैली पर लिखा होता है एक्सक्लूसिव गारमेंट्स यानी कि सबसे अलग कपड़ा, उत्तम क्वालिटी का, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव का मीनिंग है अलग अलग, और म्यूचुअली का मतलब आपस में, तो जो बिल्कुल आपस में अलग अलग हो उसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना। फिर बात करता हूँ मैं एग्जॉस्टिव की, तो ये मैंने बताया आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बात करता हूँ मैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। तो एक इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोला जाता, एक से ज़्यादा को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 या 2 से ज़्यादा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। सिंपल सी बात है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूँ, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे।
एक बी एलिमेंट कॉमन ना हो उनको बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव क्या होते हैं, देखो यही सैंपल स्पेस है इसका बिल्कुल। ए इवेंट जैसे है 1 2 3 4 और बी इवेंट है 4 5 6, तो इनका यूनियन अगर आप करेंगे, यूनियन का मतलब दोनों को इकट्ठा लिखना, तो 1 2 3 4 लिखकर, और इसके तीनों एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता यूनियन में। तो 1 2 3 4 यहाँ से ले लिए, 5 6 यहाँ से ले लिए, तो यूनियन करने के बाद किसके इक्वल आ गया, ये सैंपल स्पेस के इक्वल। देखो ये रहा सैंपल स्पेस। तो इस तरह के इवेंट्स को बोला जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिनका यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। समझ में आ गया होगा नाम से आपको, क्योंकि एग्जॉस्टिव आप पढ़ चुके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप पढ़ चुके। तो जो दोनों क्वालिटी रखते हों उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। जैसे कि ए इवेंट है आपका 1 2 3 4 और बी इवेंट है आपका 5 6, तो इसके अंदर दोनों क्वालिटी देखो, इनका यूनियन अब अगर मैं करूं तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया। देखो यूनियन करने से आ गए ये सैंपल स्पेस। और इनमें कॉमन अगर मैं देखूं तो कॉमन क्या होगा, इनका एम्प्टी, कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ, देखो मैं पढ़कर बोल देता हूँ एक बार। ए इवेंट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर है 5 6, और ए यूनियन आप जानते हो इनका यूनियन 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, जो एस के इक्वल हो गया। और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी, यानी कि खाली सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो इन दोनों इवेंट्स के अंदर दोनों क्वालिटी होगी, ये वाली दोनों क्वालिटी, तो इसको दोनों ही नाम दिए जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये भी है, लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं क्योंकि इनका यूनियन सैंपल स्पेस नहीं बनाता। एग्जॉस्टिव ये भी हैं बच्चों, एग्जॉस्टिव ये भी हैं क्योंकि इनका यूनियन सैंपल स्पेस बनाने लग रहा है, इनका यूनियन सैंपल स्पेस बनाने लग रहा है। एग्जॉस्टिव दोनों है ये, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कुछ न कुछ कॉमन आ गया, देखो, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए बच्चों, नीचे वाली लाइन अगर आपकी कटी हुई है यहाँ से, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के केसेस, ठीक है ना। आए समझ में। फर्स्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मैंने लास्ट में लिखा है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0। ये जो मैंने टाइप लिखवाई बोर्ड पर, ये अगर आपने ध्यान से समझ ली तो यकीन मानिए कि बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी क्लियर आज ही हो जाएंगी इसी बेसिक में। तो देखो एक थैला है मेरे पास, उसके अंदर रेड बॉल है 5 और ब्लैक बॉल है 8 और टोटल बॉल है 13। अगर 10th क्लास की बात करूं मैं, 10th क्लास की, और साथ में 11th क्लास की, तो 11th 10th में केवल क्या है कि एक ही बॉल निकालनी होती है थैले में से। जैसे कि भाई रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो आंसर आ गया 5/13, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओ आंसर आ गया 8/13। लेकिन 12th क्लास में क्या है, इस थैले में से एक से ज़्यादा बॉल निकलवाएगा, और तब जब भी एक से ज़्यादा बॉल निकलवाता है तो वहाँ पर कंसेप्ट यूज़ होता है विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। जब भी एक से ज़्यादा अगर बॉल निकलवाए इस थैले में से तो कंसेप्ट यूज़ होगा विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि जैसे इस थैले से 2 बॉल निकलवाए अगर, तो यहाँ पर जो 2 केस अराइज हो जाएंगे। जो आप दूसरी बॉल निकालोगे उससे पहले आपने पहली बॉल जो निकाली थी फर्स्ट बॉल, उसका क्या किया, निकाल कर बाहर रख दी या अंदर रख दी वापस। अगर निकाल कर बाहर रख देंगे तो विद रिप्लेसमेंट कहलाता है, और निकाल कर बाहर रख देंगे अगर तो उसको बोला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। बॉल पहली बॉल निकाल कर वापस उसके अंदर पहुंच जाएगी तो विद रिप्लेसमेंट होगा, और निकाल कर बाहर फेंक देंगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। दोनों केसेस में जो दूसरी बॉल निकालेंगे हम उसकी प्रोबेबिलिटी वेरी करती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या है, देखो जैसे मैंने लिखा है कि 2 बॉल निकालनी, दोनों रेड निकल जाएं, और विद रिप्लेसमेंट का केस है यहाँ पर, विद रिप्लेसमेंट का केस मतलब दोनों बॉल क्या निकले, रेड निकले, और विद रिप्लेसमेंट से उसका आंसर क्या होगा। पहले मैं विद रिप्लेसमेंट के सारे आंसर करवाता हूँ। देखो आपको पहली बॉल रेड निकली बच्चों, ठीक है ना, 5/13। दूसरी बॉल भी रेड निकली, क्या हो जाएगा 5/13। यहाँ पर क्या है, विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि आपने जो पहली बॉल निकाली ना वो देखकर कि वो रेड निकल गई, वापस थैले में रख दी
तो थैला वापस एज इट इज़ हो जाएगा और दोबारा से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/13 आ जाएगी। अब आगे देखो बच्चों, बोथ आर ब्लैक, बिल्कुल सेम केस है ये, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, लेकिन सारे केस यहाँ पर एक्सप्लेन करने थे इसलिए मैंने लिख दिया। ये दोनों एक ही केस हैं बच्चों, ये बिल्कुल एक ही केस है, दो केस नहीं है ये। तो दोनों ब्लैक निकलेंगे तो वो ठीक वही आंसर आ गया 8/13 और 8/13, लेकिन ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक के चांस ऊपर होंगे ना। तो ब्लैक, पहली ब्लैक निकलने के चांस हो गए 8/13, दूसरी के फिर 8/13 हो जाएंगे क्योंकि आपने पहली बॉल निकाल कर वापस रख दी। तो यानी कि पहली बॉल निकालोगे तो अब बॉल कम हो जाएगी कि यहाँ से 7 ब्लैक रह जाएंगी, टोटल रह जाएंगी 12, लेकिन वो निकालने के बाद वापस रख दोगे तो अब आपके पास ब्लैक बॉल कितनी रह जाएंगी, 8 ही ब्लैक बॉल रह जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक ही टाइप है, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है ये। अब है 1 रेड 1 ब्लैक, यहाँ पर ध्यान से आपने देखना है 1 रेड 1 ब्लैक, यानी कि एक रेड हो एक ब्लैक हो। तो यहाँ पर दो केस अराइज होंगे बच्चों कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि दो कलर हैं तो कोई कंपलसरी नहीं कि पहली बॉल रेड हो दूसरी ब्लैक हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहली ब्लैक दूसरी रेड हो, यहाँ पर उसने प्लेस नहीं दे रखा आपको। तो फर्स्ट रेड मैंने मान ली कि पहली बॉल रेड निकलेगी, दूसरी बॉल निकाल दी मैंने ब्लैक, ठीक है ना। तो रेड निकालूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/13 और ब्लैक जो निकालूंगा ब्लैक बॉल उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/13, क्योंकि जो रेड निकाली थी मैंने वो वापस इसमें डाल दी और फिर ब्लैक निकाली है। तो ये रेड निकाली मैंने पहली बॉल और ये ब्लैक निकाली, कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई पहली बॉल रेड निकलेगी। अगर ऐसा आंसर दोगे आप तो प्रोबेबिलिटी नहीं, ये श्योरिटी हो जाएगी, ठीक है ना, चीटिंग हो जाएगी ये। तो अब क्या करना पड़ेगा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा का मतलब या का मतलब और का मतलब प्लस, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करते थे, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो ये तो दोनों एक साथ होंगे इसलिए इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। कैसा कि पहली बॉल क्या निकलेगी ब्लैक, पहली बॉल ब्लैक निकल गई और दूसरी बॉल क्या निकलेगी रेड, दूसरी रेड निकल गई 5/13। बस आपने ये ध्यान रखना है इसमें। देखो इस केस में तो एक तो ये ध्यान रखना है कि भाई रेड ब्लैक और ब्लैक रेड फर्स्ट और सेकंड प्लेस लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि नीचे हर बार 13 13 13 ही लिखना आपने, और ऊपर वही लिखना है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने लग रहे हो उसकी संख्या लिखनी है आपने, ठीक। नेक्स्ट है भाई बच्चों इसी का, देखिए फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। अब की बार उसने प्लेस बता दिया आपको कि फर्स्ट रेड निकले तो फर्स्ट रेड ये निकल गई और सेकंड ब्लैक निकले, तो ये केवल इतना ही आंसर होगा इसका, सेकंड ब्लैक निकल गई, देखो केवल यही आंसर होगा बच्चों। और ये जो लास्ट वाला केस है ये सेम केस है दोनों, ये दोनों के दोनों सेम केस है। तो तीन ही केस ही बढ़ते हैं, एक ये है दोनों सेम कलर आ जाएं और दोनों डिफरेंट कलर आ जाएं, प्लेस के साथ और प्लेस के बिना, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लेस नहीं दे रखा, यहाँ पर प्लेस नहीं दे रखा बच्चों, और यहाँ पर प्लेस दे रखा है। तो भाई बच्चों यहाँ पर जो है प्लेस दे रखा है और ऊपर प्लेस नहीं दे रखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड। अब की बार ब्लैक क्या होगी, फर्स्ट होगी 8/13 और रेड क्या होगी सेकंड, रेड की होगी 5/13। ये दोनों एक जैसे ही केस है, मतलब एक ही क्वेश्चन समझिए आप इसको। मेन है ये दोनों को समझना, यहाँ पर प्लेस दे रखा है यहाँ पर प्लेस नहीं दे रखा है, इसलिए दो केस अराइज हो गए। अब ये जो सारे करवाए हैं मैंने ये विद रिप्लेसमेंट के केस करवाए हैं। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में ही सारी पिक्चर क्लियर होगी आपके सामने। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट में ये केस करते हैं यानी कि दोनों रेड निकल जाएं, तो पहली रेड निकलेगे उसके चांस हो गए 5/13। अब पहली रेड निकली तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने पहली बॉल निकाल कर बाहर फेंक दी, तो बाहर फेंक दी तो अब रेड कितनी रह जाएंगी आपकी थैले में 4 और टोटल कितनी रह जाएंगी 12। तो अब दोबारा से रेड निकालने चलोगे इसमें तो प्रोबेबिलिटी 5/13 की बजाय क्या होगी 4/12। ये ध्यान रखना आपने, ये 4/12 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है ये। नेक्स्ट है बोथ आर ब्लैक, ये तो सेम ही है। देखो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली ब्लैक की 8/13। अब एक ब्लैक आप इसमें से निकाल कर बाहर फेंक देंगे तो ब्लैक कितनी रह जाएंगी 7 और टोटल कितनी रह जाएंगी 12। तो अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/12। ये ध्यान रखना आपने, यहाँ पर 8/13 नहीं आएगी, जैसे इसमें 8/13 दूसरे केस में भी आ गई थी।
नेक्स्ट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, देखो 1 रेड 1 ब्लैक। तो 1 रेड 1 ब्लैक निकालेंगे बच्चों, तो मैंने पहली रेड निकाल दी, देखो 5/13। अब इसमें से एक रेड निकल गई भाई, एक रेड निकल गई, तो दूसरी बॉल निकाली हमने ब्लैक। ब्लैक कम नहीं होगी, ब्लैक 8 ही रहेंगी, इसमें 8 पहले थी और 8 ही अब रहेंगे, क्योंकि आपने रेड निकाल कर बाहर फेंकी है। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 8/12। टोटल में से एक कम ज़रूर हो जाएगी क्योंकि एक बॉल कम हो गई, लेकिन कलर कम नहीं होगा क्योंकि आपने कलर निकाला है रेड शुरुआत में और दूसरी बार निकालने लग रहे हो ब्लैक। फिर प्लस का साइन ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो क्या निकाली मैंने, रेड एंड ब्लैक। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बॉल ब्लैक निकल जाए, पहली बॉल ब्लैक निकलेगी तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/13। अब स्टार्टिंग का है ये थैला, इसमें 8 ब्लैक टोटल 13, तो 8/13। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/13। अब इसमें से मैं रेड निकालूंगा, तो रेड कितनी है आपके पास, 5 में से 5 ही है यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक कम हुई है ना कि रेड, तो ब्लैक कम हो गई और टोटल कम हो गई, तो एक बॉल कम होकर 12 बॉल टोटल रहेगी और रेड कितनी है टोटल 5, ये 5/12 हो गया, ठीक है ना। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट केस है फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, तो फर्स्ट रेड ये होगी और सेकंड ब्लैक ये होगी। ब्लैक उतनी ही रहेंगी 8, क्योंकि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट भले ही लगा रखा है, आपने रेड बॉल निकाल कर बाहर फेंकी है और दूसरी बॉल निकाली आपने ब्लैक, तो ब्लैक तो 8 थी, 8 ही रहेंगी, क्योंकि पहले केस में आपने क्या निकाली है, रेड बॉल, तो रेड कम हो जाएगी एक और टोटल कम हो जाएगी। ब्लैक तो 8 ही रहेंगी तो टोटल 12 रह जाएंगी। नेक्स्ट है भाई फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड। फर्स्ट ब्लैक क्या थी, 8/13, और अब इसमें से एक ब्लैक कम कर दूं मैं, देखो एक ब्लैक कम कर दी, टोटल कम हो गई। अब रेड निकालने चलूँगा तो रेड के आ जाएंगे चांस 5/12। अब इसमें से जो सबसे काम का जो केस है ना वो ये है, देखो प्लेस ना दे रखे और विदाउट रिप्लेसमेंट हो, ध्यान से सुनिए, प्लेस ना दे रखे और विदाउट रिप्लेसमेंट हो, तो उसको कॉम्बिनेशन से करना बहुत ज़्यादा इजी होता है और इस तरीके से करना काफ़ी लेंथी होता है। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर तो बाई चांस 2 ही कलर हैं और 2 ही बॉल निकालनी है। मान लो यहाँ पर 4 कलर होते और 15 बॉल निकालनी होती, तो इस तरीके से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पड़ जाता और कॉम्बिनेशन से बहुत आसान पड़ेगा। उसमें आपने प्लेस के केस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो प्लेस के केस बनाते हैं हम कि भाई पहली रेड दूसरी ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी रेड। मान लो इसमें ऐसा कह देता कि भाई 4 बॉल निकालनी है और 1 रेड होनी चाहिए और 3 ब्लैक होनी चाहिए, तो 1 रेड होनी चाहिए, देखो 3 ब्लैक होनी चाहिए, तो कितने केस बनाएंगे आप इसके, देखो पहली रेड हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है, तीसरी रेड हो सकती है, चौथी रेड हो सकती है, तो 4 केस हो गए इसके। 4 बार ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। मान लो अगर कह देता 2 रेड 2 ब्लैक निकालनी है, तो अब कितने केस हो गए, 6 केस हो गए। देखो पहली दूसरी रेड आ जाए, पहली तीसरी रेड आ जाए, पहली चौथी रेड आ जाए, दूसरी तीसरी रेड आ जाए, दूसरी चौथी रेड आ जाए, तीसरी चौथी बॉल रेड आ जाए, तो 6 केस हो गए। तो इसलिए इस केस को यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। कॉम्बिनेशन से कैसे होगा, देखो आपने क्या किया, काम किया, इसमें 1 रेड और 1 ब्लैक बॉल निकाली है, तो रेड कितनी थी आपके पास 5, तो 5C1 मल्टीप्लाई में रेड कितनी थी आपके पास 8C1 और नीचे 13C2। सोल्व तो करना आता होगा ये आपको, कॉम्बिनेशन तो आपने कर लिया 11th क्लास में। नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, 5C1 क्या होगा 5, 8C1 क्या होगा 8, और 13C को आपने ब्रेक करना है, 2 बार ऐसे लिख लेना है, 1 बार माइनस करके, और नीचे 1 2 कैंसिल कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि 4 बॉल निकालनी है, 2 रेड निकलें और 2 ब्लैक निकलें, तो 2 रेड 2 ब्लैक कैसे निकलेंगे, देखो 5C2 2 रेड निकल गई और 8C2 2 ब्लैक निकल गई, और टोटल बॉल कितनी निकाल दी 4, तो 13C4 ये आ गया। अब इसको सोल्व करने का तरीका भी बता देता हूँ। देखो नीचे 2 लिखा हुआ तो ऊपर वाले के 2 फैक्टर करने, एक इटसेल्फ और एक 1 माइनस करके। नीचे 3 लिख रखा तो 3 फैक्टर करने, 4 लिख रखे तो 4 फैक्टर करने, और लोअर पार्ट में लिखना 1 2, यहाँ पर 2 लिख रखा तो ठीक। ऐसे इसके 2 फैक्टर करने, एक 8 एक 7 और नीचे 1 2। यहाँ पर 4 लिखा हो तो इसके 4 फैक्टर करने, 13 12 11 और 10, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में क्या 4 लिख रखा है तो 1 2 3 4 आया समझ में, कैंसिलेशन आप कर सकते हो। तो ये अगर आपको समझ में आ गया भाई, तो सारा ही फंडा के सोल्व हो जाएगा विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का।
बिल्कुल सिंपल है। विद रिप्लेसमेंट में क्या ध्यान रखना आपने, पहली बॉल के जो चांस हैं तो पहली बॉल की संख्या ऊपर, टोटल नीचे। दूसरी बॉल के जो चांस हैं उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड बॉल ऊपर, और लोअर पार्ट में टोटल। यहाँ पर ना ऊपर से कम होगा या नीचे से कम होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करना है, पहली बॉल के चांस अगर रेड के 5/13 हो गए तो आप रेड ही निकालने चलोगे, रेड ही निकालने चलोगे तो ऊपर से भी एक कम होगा, नीचे से भी एक कम होगा। और आप रेड निकाल कर ब्लैक निकालने चलोगे तो रेड की तो ये आ गई थी 5/13, ब्लैक कम नहीं होगा ऊपर से। ब्लैक 8 था तो 8 ही रहेगा, लेकिन टोटल तो ज़रूर कम हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, एक बॉल निकाल कर बाहर फेंक दी तो टोटल बॉल में से एक बॉल तो कम होगी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये समझ में आया। फिर भी वीडियो को रोक कर एक बार दोबारा समझ सकते हो। देखो बच्चों, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं हम, जैसे कि 2 केस हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसमें भी 2 केस हो गए, एक केस निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करना प्रोबेबिलिटी नहीं कहता आपको, कैलकुलेशन बोलती है कि एक चीज़ को 3 बार जोड़ो, आप उसको 3 से गुणा कर दो सीधी। जैसे 4 को 3 बार जोड़ना आपने, तो 3 बार जोड़ने की बजाय उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। आया समझ में। 4 को 5 टाइम्स ऐड करना है तो 5 टाइम्स ऐड करने के बजाय उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कौन कहता है, अरिथमेटिक यानी कि कैलकुलेशन कहता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग कहता है ये। लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं कहता ये। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि आपने एक केस निकाल लिया और केस बनते 3 और 3 से गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, इस केस का मैग्नीट्यूड अलग हो, इस केस का मैग्नीट्यूड अलग हो। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब भी करवा सकता हूं, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो यहीं पर रोकेंगे वीडियो को। तो मेरी बात ये है यहाँ पर फाइनल कि अगर 2 केस हो गए तो ये मत समझो कि 2 केस हो गए तो दोनों एक जैसे होंगे, ऑलवेज डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो आपने देखना, अगर सेम केस हैं 2 तो एक केस निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 केस हैं तो एक केस निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 20 केस हैं तो एक केस निकाल कर 20 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन तभी करना है जब वो केस का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, बिल्कुल सेम हो। वरना जो है सभी केसेस को कैलकुलेट करके फिर जोड़ना पड़ेगा आपको।